हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए, हम संविधान के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभ्यास करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए, हम संविधान के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अब क्या है इसका उद्देश्य? ऑप्शन देखते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो क्या होगा आंसर इसका? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायती राज। ठीक है, ये 73वां संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। 73 के साथ साथ फ्रेंड्स 73 और 74 हमको हमेशा जोड़े में याद करना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, जो अनुसूची 11 में है वर्णित, और ये पंचायतों का संवैधानिक दर्जा है जिसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। 92 और 93 दोनों बोल सकते हैं। 92 में हुआ था, 93 में लागू हुआ था। अब ये इसकी अनुसूची है, अनुसूची 12। और ये किससे संबंधित है? ये स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा है, ये शहर से संबंधित है और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके विषय भी याद रखिएगा। विषय भी पूछ देता है कि कितने विषय हैं 73 में और कितने हैं 74 में। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन देखिए, नागौर राजस्थान, बी है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सी है सीतामढ़ी बिहार, डी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पे करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना? तो ऑप्शन देखिए, ए है कलेक्टर, बी चुनाव आयोग, सी केंद्र सरकार, डी है राज्य सरकार। तो ग्राम पंचायत जो है इसका निर्वाचन ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? तो इसका निर्वाचन हमेशा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जनता द्वारा यानी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा होता है। इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत में अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप तो उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर हमको वोट देना है तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये 18 वर्ष कब हुआ था बताए थे? 61वां संविधान संशोधन 1989 और आर्टिकल 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, सी है ऑप्शन मृत्यु कर, डी है मकान एवं पशु कर। तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी,
ऑप्शन नंबर बी होगा मेला एवं बाजार कर। ठीक है, इनकी आय का स्रोत है। अब पंचायतों को वित्तीय सहायता भी मिलती है, वो कहाँ कहाँ से मिलती है तो सुनिए। संसद द्वारा मिलती है, राज्य विधानमंडल द्वारा मिलती है, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा, स्थानीय करों से आय। ठीक है, स्थानीय करों में वो आ जाएगा मेला एवं बाजार। ठीक है, चलिए आगे देख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए, ए है चार्टर एक्ट 1833 1833, फिर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ 1861 में दो और बातें हैं, उनको भी जान लेते हैं। इसी अधिनियम को परिषदीय अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के तहत भारत में विधायिका, विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। और एक बात और है, इस एक्ट से भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसीलिए इसे उच्च न्यायालय अधिनियम भी कहा जाता है। ये दो चीज़ें भी याद रखिएगा। और तीसरा तो क्वेश्चन ही था कि इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन देखिए, कानपुर, मुंबई, फैजपुर, फैजलपुर भी इसको बोल सकते हैं, लाहौर। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ पे फैजपुर, ये फैजपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन वेस्ट बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन देखिए, 16 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी सन 1948 को, सी है 9 दिसंबर सन 1946 को, डी 26 नवंबर सन 1946 को। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला सत्र पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान में 3 सत्र हुए थे, उसको हम देख लेते हैं, साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा वो। तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पे? यहाँ देखिए, ये पूरा है दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक 2 दिन बाद हुआ था। वो भी दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। फिर तीसरा अधिवेशन देखिए यहाँ पे, वो भी ठीक 2 दिन बाद हुआ था, 13 दिसंबर सन 1946 को। वो भी वहीं पे हुआ था, दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। मतलब कि तीनों अधिवेशन एक ही जगह पे हुआ था, 2-2 दिन गैप करके। तो इसी दिन नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना पेश की। नेहरू जी ने इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ 1-2 डेट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। यहाँ पे देखिए,
संविधान सभा ने 22 जनवरी सन 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया। ये डेट पूछता है कि 22 जनवरी सन 1947 को प्रस्तावना स्वीकार किया गया। और साथ ही साथ तिरंगे को भी हम देख लेते हैं। तो तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया कब? 22 जुलाई सन 1947। ठीक है, मंथ और सन सॉरी फ्रेंड्स, मंथ नहीं, डेट और सन सेम है, बस मंथ अलग है। 22 जनवरी सन 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया, स्वीकार किया गया। और 22 जुलाई जब कर देंगे 1947 तो उस दिन तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया। और फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 26 नवंबर 1946 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा लागू कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत में नागरिकता के प्रावधान लागू कर दिए गए। ये नागरिकता वाला क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता कब लागू हुआ था, तो नागरिकता उसी टाइम लागू हो गया था जब अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले अभी हम बताए भी थे, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन देखिए, 23 अगस्त सन 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो इसका ऑप्शन तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि इसके पहले जस्ट अभी हम बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा अभ्यास प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।